नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। इंग्लिश क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उसमें बता दें कि मैं और वीवीआई लेकर आया हूं। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सभी की सभी क्या है, वीवीआई है, खासकर इंग्लिश वाली आज की ये वीडियो में। तो अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज सारे लिंक मिल जाएंगे सारे वीडियोज के। और आपको मैं फिर से बता दूं कि 100% क्वेश्चन जो है मेरे वीडियो से ही होंगे। मेरे वीडियो से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये 100% बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो से बाहर, फिर से बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो से बाहर वीडियो जो है, क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं होंगे, बिहार बोर्ड एग्जाम बरहमी वाले में। ठीक है, तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग ये फ़ायदा उठा सकें। नहीं तो एग्ज़ाम के बाद अगर आप लोग इसे हल्के में ले रहे हो तो एग्ज़ाम के बाद आप लोग बहुत पछताओगे, ये बात का ध्यान रखना। ताकि वीडियो की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, और ये वीवीआई है। पहले इसका मैं सोल्यूशन जल्दी से यहाँ पे दे देता हूँ। तो ध्यान से नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन भी करने की जरूरत नहीं है, अगर वो 2 से 3 बार आप वीडियो को रिपीट करके सुन लेते हो तो हिंदी और इंग्लिश की वीडियो को नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जहाँ से आप सुन के देख कर आप वीडियो को याद कर सकते हैं। दिस इज़ द एज ऑफ साइंस technology. This is the age of science, technology and global market economy. दिस इज दिस एज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी। यह जो युग है, यह जो समय है, वो किस चीज़ का है? तो साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है और ग्लोबल मार्केट यानी विश्वव्यापी मार्केट, आर्थिक मार्केट का, इकोनॉमी मार्केट का है। ठीक है, द वर्किंग, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस इन दिस एज। यानी इस समय, इस युग में, ठीक है, आपके पास इंग्लिश नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आप किसी फील्ड में काम करते हैं तो भारतीयों को जो है इस युग में इंग्लिश के बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश इज़ द इंग्लिश इज़ द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। इंग्लिश जो है कंप्यूटर और इंटरनेट की क्या है? भाषा है। विदाउट इट्स नॉलेज इंडिया कैन नॉट विदाउट इट्स नॉलेज इंडिया कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। बिना अंग्रेजी के नॉलेज के भारत जो है एक विकसित देश कभी नहीं बन सकता है। English has future in this country. English has future in this country also because India is economically India is economically rising कंट्री। इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन दिस कंट्री। इंग्लिश का भविष्य इस देश में ऐसे भी हो जाता है क्योंकि जो है यह कंट्री जो है इकोनॉमिकली क्या है, ये राइजिंग कंट्री यानी आर्थिक रूप से क्या है, बढ़ता हुआ देश है। ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज आर फाउंड इन इंग्लिश। सभी तरह के आविष्कार हो या खोज हो, सभी किस में होते हैं? तो आपके इंग्लिश में ही होते हैं। सो द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज़ ब्राइट। इसलिए कहा जाता है कि भारत में इंग्लिश का जो भविष्य है वो क्या है? ब्राइट है। ठीक है, इन इंडियन इज ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडल इंग्लिश। और ये भी आज का वीवीआई क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश पे एक शॉर्ट नोट लिखें। द पीरियड, आंसर लिखिए, द पीरियड फ्रॉम AD 1150 to 1500 is called the age of middle English. एज ऑफ मिडिल इंग्लिश इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के इतिहास में जो मिडिल इंग्लिश का जो काल है वो कब है? 1150 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के रूप में जाना जाता है। द इंग्लिश द मिडिल इंग्लिश borrowed lots of words from French and Latin. The Middle English borrowed lots of words from French and Latin. जो मिडिल इंग्लिश है वो कहाँ से उसके वर्ड जो आए हैं? इसके वर्ड अधिकांशतः जो आए हैं वो फ्रेंच से आए हैं और लैटिन से लिए गए हैं। यानी मिडिल इंग्लिश के जो अधिकांशतः वर्ड आपको मिलते हैं वो फ्रेंच और लैटिन से लिए गए हैं। द मिडिल इंग्लिश हैपेंड टू विटनेस द ग्रेट वॉवेल्स शिफ्ट चेंजिंग The Middle English happened to witness the great vowel shift changing
the pronunciation of English long vowels, the Middle English happened to witness the great vowel shift changing द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वावेल्स। बोला जा रहा है कि जो मिडिल इंग्लिश जो है ये गवाह रहा है कि कैसे ग्रेट वॉवेल जो है शिफ्ट किया है, ठीक है, ग्रेट वॉवेल जो शिफ्ट किया है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल, यानी कि कुछ वॉवेल्स जो है प्रोनाउंसिएशन का कैसे चेंज हुआ है मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में, सब ये क्या है गवाह रहा है। द ग्रामर ऑल्सो वेंट अंडर द ग्रामर ऑल्सो वेंट अंडर सम रिमार्केबल चेंजेज, यानी इसमें जो ग्रामर है उसमें भी कई ज़्यादा रिमार्केबल चेंजेस देखने को मिली। कब? मिडिल इंग्लिश में। द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस एंड द फिक्सिंग ऑफ वर्ड द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस एंड द फिक्सिंग ऑफ वर्ड ऑर्डर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में चेंज क्या हुआ? द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, यानी धीरे धीरे ये जो इन्फ्लेक्शन का जो लॉस हुआ, द फिक्सिंग ऑफ वर्ड का फिक्सिंग हुआ, फिक्सिंग ऑर्डर हुआ, ये सारे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है बदलाव हैं जो इस युग में हुए। कब से कब? 1150 टू 1500, जो कि ये युग है किसका युग है? तो मिडिल इंग्लिश का है। द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज, द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज वॉज एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज, यानी इस फेज का जो शुरुआत हुआ वो क्या था? अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस एज, यानी इस एज का जो शुरुआती साहित्यिक एज था, ठीक है, वो वॉज एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर, यानी प्रकृति रूप से भी वो काफ़ी था रिलीजियस था, धार्मिक था, ठीक है। कब? मिडिल एज का। तो आप लोग समझ गए मिडिल इंग्लिश एज जो है 1150 से 1500 के बीच था, और इसमें बहुत कुछ बदलाव हुए थे, ठीक है। सभी भाषा में धीरे धीरे बदलाव होता है, उस तरह से इंग्लिश में भी बदलाव हुआ था। कंटिन्यूसली जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न इंग्लिश है, धीरे धीरे या मॉडर्न इंग्लिश भी आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजिंग होते रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हाउ फ्री इज़ द प्रेस। इस पे आपको क्या लिखना है? समरी लिखना है, और ये भी आज का VBI मैं पहले ही बोल दिया हूँ, आज जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा ऑल क्या हो जाएंगे? VBI होंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ एन ऐसे रिटन बाई हाउ फ्री इज़ द प्रेस एन ऐसे रिटन बाई डॉर्थी एल सेयर्स, ठीक है। क्या है? हाउ फ्री एज प्रेस जो है वो एक निबंध है, वो लिखा गया है किसके द्वारा? डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। फ्री प्रेस इज द फ्री प्रेस इज ए वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि मुक्त प्रेस जो है, ठीक है, वो प्रजातंत्र का, बोलते हैं ना कि एक जागता हुआ कुत्ता होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस ऐसे वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। इस निबंध को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रेस का मुक्त होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रेस की आज़ादी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही कुछ दिनों में भी आप देखे होंगे आर भारत पे जो अर्नब गोस्वामी का फ्रीडम ऑफ प्रेस को जब्त करने के नाम पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और उसका बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसी टाइप का ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस एक ऐसे है जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रेस का आज़ाद होना, ठीक है, किसी भी देश के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स फ्री फ्रॉम इंटरफ्रेंस और द सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेस की आज़ादी का मतलब होता है
किसी भी तरह से रुकावट से वो फ्री होना चाहिए, इंटरफ्रेंस से किसी भी तरह से रोक टोक से वो मुक्त होना चाहिए, या किसी भी तरह से, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट की, उसमें सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं होनी चाहिए उस मीडिया में, उस प्रेस में। ऐसा प्रेस है तो वो फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होगा। ट्रूली स्पीकिंग द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। सच बोला जाए तो आज की दुनिया में, ठीक है, प्रेस उतना मुक्त नहीं है, उतना आज़ाद नहीं है जितना होना चाहिए। एक्चुअली प्रेस इज कंट्रोल्ड बाई टू फैक्टर, द एडवर्टाइजर्स एंड द ऑनर ऑफ द प्रेस। वास्तविकता में प्रेस जो है दो चीज़ों के अंदर कंट्रोल किया जा रहा है। पहला जो है एडवर्टाइजर्स, जो यानी कि प्रचारक होते हैं कि उस पर कैसे वीडियोस देंगे तो वो कैसा उस पर एडवर्टीजमेंट आएगा, उस तरह से आपका वो अब न्यूज़ भी आने लगा है। एंड द ऑनर ऑफ प्रेस, और उस प्रेस के मालिक पे भी डिपेंड करता है कि वो इनकम चाहता है या न्यूज़ चाहता है, न्यूज़ देना चाहता है लोगों को। नो न्यूज़पेपर डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम। कोई भी न्यूज़पेपर जो है सरकार के खिलाफ जाना नहीं चाहती है, ना हिम्मत दिखा पाती है। समटाइम्स ए प्रेस डजेंट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन बट ट्राइज टू मैन्युफैक्चर इट। कभी कभी प्रेस जो है पब्लिक ओपिनियन को भी सही से नहीं दिखा पाती है, लेकिन उसे मैन्युफैक्चर करने की बिल्कुल कोशिश करती है। नेक्स्ट है समटाइम्स इट मिस रिप्रेजेंट्स द फैक्ट। कभी कभी यह सच्चाई को भी गलत तरीक़ों से प्रस्तुत करती है। टू माई माइंड प्रेस शुड बी कम्प्लीटली फ्री इन नॉर्मल टाइम्स। मेरे हिसाब से प्रेस को है बिल्कुल फ्री होना चाहिए। फ्री टाइम्स का, नॉर्मल टाइम्स का कहने का मतलब जब देश में कोई आपातकाल ना हो, कोई युद्ध नहीं छिड़ा हो, तब जो है प्रेस को बिल्कुल फ्री होना चाहिए। लेकिन युद्ध के समय, इमरजेंसी के समय उसे फ्री नहीं रखना चाहिए। बट देयर शुड बी सेंसरशिप ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड वॉर पीरियड। ठीक है, युद्ध का समय हो या देश में आपातकाल हो, उस समय प्रेस को फ्री नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो है जो निजी बातें हैं वो शेयर कर सकती है। इससे एक देश का बात जो है दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है और वो प्लान चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब दिखा दिया जाता है कि किधर से फायरिंग हो रही है, किधर से क्या हो रहा है, तो इससे जो कुछ गलत लोग हैं उन्हें जो है एक गाइडिंग मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका हाउ फ्री इज़ द प्रेस, और ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल दिया हूँ। नेक्स्ट जो है वो है आपका द आर्टिस्ट, और ये भी आपका बहुत ज़्यादा VVI यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 100% ये VVI रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। द आर्टिस्ट जो है एक शॉर्ट स्टोरी है, कंपोज्ड बाय द जापानीज राइटर शिगा नोया। ये आपका द आर्टिस्ट एक छोटी कहानी है जो किसके द्वारा रचित है, जापानीज जो लेखा है, जापानी जो राइटर है वो शिगा नोया के द्वारा ये रचित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी, आप लोग सुने भी होंगे। दिस स्टोरी एक्सप्रेसेस द ट्रेडिशनल लुक ऑफ टीचर्स एंड गार्जियन टुवर्ड्स द स्टूडेंट। इस स्टोरी में दिखाया जाता है, ठीक है, एक टीचर्स का और गार्जियन का ट्रेडिशनल नज़रिया को दिखाया जाता है कि पुराने लोगों की क्या नज़रिया थी छात्रों के प्रति, पुराने टीचर्स की, ठीक है, और पेरेंट्स की। इसमें आपको साफ साफ दिखने को मिलता है इस कहानी में। द टीचर एंड द गार्जियन think that spending time on things other than studies इज़ ओनली द वेस्टेज ऑफ टाइम। हमारे जो टीचर्स हैं या गार्जियंस हैं ट्रेडिशनली यही सोचते हैं ओवरऑल कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पे समय व्यस्त करना, समय खर्च करना, वो क्या है, समय की बर्बादी है। इन दिस स्टोरी सेवी इज़ अ 12 years old स्कूल गोइंग बॉय। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि सेबी की एज कितनी है, तो ध्यान देंगे कि 12 साल का सेबी था। ठीक है, इस कहानी में सेबी जो है वो 12 साल का एक स्कूल जाने वाला लड़का है। ठीक है, ही इज़ कीनली इंटरेस्टेड इन पॉलिशिंग गार्ड। उसे गार्ड को पॉलिश करने में, नया रूप देने में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड था, बहुत ज़्यादा खुशी होती थी उसे ऐसा कर कर। ही ट्राई टू इन्वॉल्व हिम in polishing he tried to involve him in polishing
गार्ड वेन एवर ही गॉट टाइम, ये कोशिश करता था जब भी उसे समय मिलता था वो गार्ड को क्या करता था, पॉलिश करता था। हिज फादर डिडंट लाइक इट, उसके पिताजी को ये पसंद नहीं था। ही टोल्ड सेबी टू सिंग नामी बासुसी बैलाड्स, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, क्योंकि पिताजी को उनको पसंद नहीं था। ही टोल्ड सेबी टू सिंग नामी बाबूसी वल्लाड, उन्होंने सेबी को कहा कि नामी बाबूसी वल्लाड को गाने के लिए। बट सेबी ट्राई टू कंटिन्यू हिज हॉबी इन द स्पाइट ऑफ हिज फादर्स ऑफ एंड डिसलाइक, लेकिन उनको सेबी को पता था कि उसके पापा जो हैं पूर्णतः इसे नापसंद करते हैं, फिर भी वह अपनी शौक को कंटिन्यू करता रह गया सबको जानते हुए। When he got time he went to the market, when he got time he went to the market and collected guards of different sizes, जब भी उसे टाइम मिलता था वह मार्केट जाता था और वहाँ से अलग अलग साइज के गार्ड को क्या करता था, इकट्ठा करता था। One day he bought a 5-inch गार्ड, ठीक है, एक दिन वह 5 इंच लंबा गार्ड को खरीदा, कहाँ से, फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत से खरीद लिया। दिस आगे लिखेंगे दिस पार्टिकुलर गार्ड अपील्ड हिम वेरी मच, ये जो खास तौर पे ये वाला जो गार्ड था, ठीक है, ये जो अभी खरीदा था 5 इंच का, उसे इतना भाया, इतना पसंद आया कि अब दिन रात देखिए, he took it to school and began to polishing, he took it to a school and began to polishing it under his desk, इसे इतना भाया कि वह उसे स्कूल लेकर जाने लगा, ठीक है, और स्कूल के बेंच के नीचे रखकर उसे क्या करता था, पॉलिश भी क्या करता था। वन डे ही वॉज कॉट रेड हैंडेड बाई द इथिक्स टीचर, एक दिन इथिक्स की क्लास में इथिक्स के टीचर के द्वारा उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया, क्या करते हुए, पॉलिश करते हुए, ठीक है। द टीचर बिकेम वेरी एंग्री विथ सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज एंड प्लेइंग विथ गार्ड, टीचर काफ़ी गुस्सा हुए सेबी को ये देखते हुए कि वो पढ़ाई को इग्नोर कर रहा था और फोकस किस पे था उसका, गार्ड को पॉलिश करने में, खेलने में। The teacher took the guard with him and following Sebi to his home, अब टीचर ने गार्ड को ले लिया और ठीक है, वो लेकर किसे दे दिया था, एक स्कूल का एक चपरासी था उसे दे दिया गया था, और उसे साथ सेबी के साथ कहाँ जाते हैं, उसके घर जाते हैं। द फादर एंड द मदर सेबी स्कॉल्डेड हिम एंड ब्रोक ऑल द गार्ड, उसकी माँ और उसके पिताजी उसे डांटे और उसके पूरे गार्ड को क्या किए, पूरे गार्ड को एकदम ब्रोक ऑल, सारे गार्ड को क्या कर दिए, तोड़ फोड़ दिए, ठीक है। दे टोल्ड सेबी नॉट टू डू अगेन, उन्होंने सेबी को धमकाया कि आगे से ये बिल्कुल नहीं करना। दस वी सी डैट द टीचर एंड द पेरेंट्स डिडंट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, इस तरीके से हम देखते हैं कि शिक्षक और उनके परिवार ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके अभिभावक ने, उनके माता पिता ने डिडंट केयर फॉर द इंटरेस्ट फॉर द चाइल्ड के इस इंटरेस्ट का ध्यान नहीं दिया। दिस इज़ एन इनजस्टिस टू चिल्ड्रेन, और ये बच्चों के साथ क्या है, इनजस्टिस है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत अच्छी आप पढ़े होंगे। जब वो गार्ड बनाया था तो उसकी गार्ड की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब वो चपरासी को वो टूटा हुआ गार्ड मिला था जिसे जाकर बेचा था, ठीक है, उसने उससे भी बहुत ज़्यादा इनकम किया था। ये गार्ड आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा आता है, तो ऑब्जेक्टिव की वीडियोस भी आपको पड़ी हुई है, वो भी देख सकते हैं। और ऐसे में गेसिंग क्वेश्चंस में भी करवाया हुआ हूँ, और यहाँ पे जो क्रैश क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत, तो वहाँ भी आपको बता दूंगा, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बता दूंगा जो भी VVI है। तो आज का ये VVI ये भी था, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिए सभी लोग। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर कल सुबह के 6:30 बजे केमिस्ट्री क्लास में, 10 बजे हिंदी क्लास में, और फिर शाम 6:30 बजे इंग्लिश की क्लास, और फिजिक्स की क्लास आपकी दोपहर 1 बजे शुरू होने जा रही है छठ पूजा के बाद से, तो उसमें भी रहेंगे। और बायोलॉजी मैथ्स की क्लास भी जल्द शुरू होने वाली है, आर्ट्स की भी शुरू होने जा रही है।